गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो रेगुलर करंट अफेयर्स, एग्जाम अपडेट्स और अन्य विभिन्न परीक्षाओं की स्टडी मटेरियल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो लोग जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मैं लगातार प्रैक्टिस सेट्स कवर कर रहा हूँ, तो वो जाकर आप प्रैक्टिस सेट्स देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स चर्चा में रहे हैं। पहला, हाल ही में खबरों में रहा नागास्त्र वन क्या है? तो नागास्त्र वन एक सुसाइडल अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी यूएवी, और इसको दूसरे आसान भाषा में हम लोग ड्रोन भी बोलते हैं। तो एक ये मानव पोर्टेबल यानी मैन पोर्टेबल सुसाइडल ड्रोन है। इसको देखिए मिलिट्री में साइलेंट किलर इसके नाम से भी जाना जाता है, और ये स्पेशली जो विपक्षी होते हैं उसके लॉन्च पैड्स, उनके जो ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं यानी शिविर होते हैं वहां पर, और इसके अलावा जो घुसपैठिए होते हैं उनको सुरक्षित रूप से निशाना बनाने के लिए इसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। तो अभी भारतीय सेना ने इसको अभी एक्वायर किया है, इसलिए चर्चा में बना हुआ है। थोड़ा सा आप इसके बारे में नीचे पढ़ सकते हैं। ये भारतीय सेना को नागास्त्र एक प्राप्त हुआ है, जो एक अनोखा मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है यानी मैन पोर्टेबल सुसाइडल ड्रोन है, जिसको लॉन्च पैड, दुश्मन के शिविरों यानी जो ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं और जो इंट्रूडर्स होते हैं या घुसपैठिए होते हैं इनको सुरक्षित रूप से निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया। देखिए सुरक्षित रूप यहां पर इसलिए लिखा है ताकि जो अनइंटेंडेड टारगेट्स हैं यानी जिसको मारना है केवल उसी को नुकसान पहुंचे, बाकी आसपास के क्षेत्रों को कोई नुकसान ना हो, यानी इसका प्रेसिजन और एक्यूरेसी काफी अच्छी है। आपातकालीन खरीद शक्तियों के तहत यानी इसको इमरजेंसी एक्वायरिंग पावर्स के तहत सेना ने सोलर इंडस्ट्रीज के इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड यानी ईईएल से 480 लॉइटर म्यूनिशन का ऑर्डर दिया है। नीचे आप देख भी सकते हैं, मैंने इसका पिक लगाया है। इस तरीके का कुछ ये यूएवी दिखता है। इसके अलावा देखिए दो अनमैन्ड एरियल व्हीकल और काफी चर्चा में थे, MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन और दूसरा था कामिकेज। ये दो ड्रोन सभी चर्चा में बने हुए थे। तो जो MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन है ये जनरल एटॉमिक्स द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स फोर्सेस के लिए बनाया जाता है, यानी अमेरिका के रेस्पेक्ट में ये चर्चा में था। इसके अलावा जो कामिकेज ड्रोन है ये रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रही है उसमें लगातार न्यूज में था। इसमें ये कामिकेज ड्रोन है, इनको दुनिया का काफी एडवांस ड्रोन माना जाता है और एआई टेक्नोलॉजी से ये इंटीग्रेटेड रहते हैं, यानी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी इसमें रहती है। तो ये कुछ दो ड्रोन अभी चर्चा में बने हुए थे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंतरराज्य यानी इंटर स्टेट हवाई सेवा सुविधा पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा शुरू की है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अभी शुरू की गई है। मध्य प्रदेश के जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं या टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जैसे खजुराहो वगैरह है या और भी हैं, ओरछा है, इन जगहों को जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने ये शुरू की। इसके बारे में यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। जेट सर्व एविएशन के साथ शुरू की गई है अंतरराज्यीय हवाई सेवा। भोपाल, इंदौर और खजुराहो सहित 8 शहरों के धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ती है। जो रिलीजियस और इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं मध्य प्रदेश के, उनको ये जोड़ेगी। शुरुआत में ये उड़ानें भोपाल, जबलपुर, रीवा और सिंगरौली को जोड़ती हैं। सिंगरौली इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट माइनिंग एरिया है और कोल माइनिंग एरिया है मध्य प्रदेश का। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? जो हमारा सोनभद्र वाला एरिया है, ठीक है, सिंगरौली माइंस का कुछ एरिया वहां पर भी पड़ता है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र कोयला आपको यहीं पर देखने के लिए मिलेगा। कोयले के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अब हम स्टैटिक वाला कवर करते हैं। तो कोयले की 4 स्पेशल क्लास होती हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ठीक है, जो एंथ्रेसाइट होता है इसमें हाईएस्ट कार्बन कंटेंट होता है। तो नीचे नीचे जैसे आप जाएंगे यहां से ये घटता चला जाएगा, सबसे कम इसमें आपको मिलेगा। लिग्नाइट के बारे में एक प्रश्न पूछता रहता है, किस कोयले को ब्राउन कोल कहा जाता है? तो लिग्नाइट को आपका भूरा कोयला या ब्राउन कोल कहा जाता है। ये स्टैटिक में पूछता रहता है। आगे चलते हैं। कुछ अदर स्कीम्स भी अभी चर्चा में है। मुख्य रूप से 3 स्कीम इसी महीने चर्चा में रही हैं। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना, ये असम सरकार द्वारा अभी बालिका शिक्षा को प्रमोट करने के लिए लाई गई है। और इसमें कहीं ना कहीं ये भी कहा गया है क्योंकि शिक्षा जब उनकी कम थी तो उनकी शादी बहुत जल्दी लोग कर देते थे, तो कहीं ना कहीं ये जो बाल विवाह है, चाइल्ड मैरिज है, उसको भी रोकने की कोशिश करेगा। कुछ मॉनेटरी हेल्प सरकार की तरफ से उनको दी जाएगी या कुछ धनराशि दी जाएगी उनकी एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए। तो ये आप याद रखिएगा। मन्नुयिर काथू, मन्नुयिर काप्पोम,
देखिए ये तमिलनाडु सरकार द्वारा एक स्कीम शुरू की गई है, स्पेशली सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए। इसमें क्या है, स्पेशली जो आपका हरित खाद होती है, ठीक है, हरित खाद या इंग्लिश में इसको ग्रीन मैन्योर बोला जाता है, ठीक है, इसको इसमें प्रमोट किया जाएगा। यानी एक तरह से जो मेन फोकस है इसका वो है सॉइल हेल्थ, तो इसको आप याद रखिएगा। और जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, अगर आपने पढ़ा होगा, जो इंडिया का नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज है, 2008 में इसको लाया गया था। इसके अंदर कुछ मिशन है और वो टोटल 8 है। इसको याद करने की ट्रिक यही है, 2008 में लाया गया था और 8 ही इसके अंदर मिशन है। तो उसमें देखिए क्लाइमेट चेंज से लड़ने में एक मिशन हमारा नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी है। तो कहीं ना कहीं ये तमिलनाडु की जो स्कीम है वो नेशनल एक्शन प्लान के इस वाले पॉइंट के अंतर्गत भी कवर करती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, ये राजस्थान सरकार द्वारा वाटर कंजर्वेशन, क्योंकि राजस्थान ऑलरेडी सूखा एरिया है, तो वहां पर पानी का कंजर्वेशन कैसे किया जाए, पानी को हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं, उससे संबंधित ये स्कीम है। तो ये 3 स्कीम सभी चर्चा में बनी हुई थी। हाल ही में किस मंत्रालय ने आयुष पर पहला अखिल भारतीय सर्वेक्षण जारी किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला ऑल इंडिया सर्वे है आयुष पर। आयुष में आपको पता है भारत सरकार ने डेडिकेटेड मिनिस्ट्रीज के लिए स्थापित की है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। इसके अंतर्गत आपका आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, रोवा, सिक्पा, ये सब इसके अंदर मेडिसिन आती। तो ये मॉस्पी, ठीक है, इंग्लिश में इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन बोला जाता है। इस मंत्रालय ने जारी किया है, आपको पता होगा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इसके द्वारा ये पूरी प्रिपेयर रिपोर्ट की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जुलाई 2022 से जून 2023 तक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यकालय, जिसको आप नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस बोलते हैं, इसके द्वारा आयोजित आयुष पर पहला अखिल भारतीय सर्वेक्षण जारी किया है। तो इसमें देखिए पता चलता है, यहां पर आप पढ़ सकते हैं कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की 95% ग्रामीण और 96% शहरी आबादी अब आयुष के बारे में जानती है। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो इसको प्रमोट करने का एक विजन है, या हम कह सकते हैं मिशन है, उसमें सरकार कहीं ना कहीं तक सक्सेसफुल हो रही है। क्योंकि आपने पता होगा कुछ लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन को ज्यादा पसंद करते हैं, तो सरकार ने इसको टैप करने के लिए ये मंत्रालय अलग डेडिकेटेड बनाया है। इसके अलावा बात करें, आयुष मंत्रालय से संबंधित एक अभी इनिशिएटिव या पहल चर्चा में रहा था, जिसका नाम है प्रगति। प्रगति याद रखिएगा, प्रगति 24 इसका नाम था। और आयुष मंत्रालय के अंतर्गत एक हमारा काउंसिल है, CCRAS, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक स्टडीज, इसके द्वारा यह पहल शुरू की गई है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। हाल ही में खबरों में रहा खीर भवानी मंदिर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी मंदिर में आपने सुना होगा एक खीर भवानी मेला चलता है, वो यहीं पर होता है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रसाद के रूप में माता रानी का मंदिर है, ये इसमें खीर चढ़ाई जाती है। तो ये जम्मू और कश्मीर में उपस्थित एक मंदिर है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। हजारों कश्मीरी पंडित वार्षिक जीष्ट अष्टमी उत्सव के लिए गंदेरबल के तुलमुल्ला में खीर भवानी में मंदिर में एकत्रित हुए। महाराजा प्रताप सिंह द्वारा 1912 में निर्मित यह मंदिर निर्मित हुआ था, 1912 में। और देखिए बाद में इसको पुनर्निर्मित कराया गया था महाराजा हरि सिंह के द्वारा, जो जम्मू कश्मीर के काफी फेमस रूलर रहे हैं। यह मंदिर देवी रागन्या देवी जी को समर्पित है, जो दुर्गा का एक अवतार है। यहां पर आप नीचे पढ़ सकते हैं, खीर भवानी मेला कुपवाड़ा, अनंतनाग और कुलगाम के मंदिरों में भी मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर का देखिए एक और मंदिर अभी बहुत चर्चा में था, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, मैंने नीचे डाले हैं। मंदिर का नाम है महारानी टेम्पल। देखिए महारानी टेम्पल में क्या हुआ था, अभी गुलबर्ग में स्थित है ये। इसमें वुडन का इसका स्ट्रक्चर था, तो और इंडियन आर्मी ने इसको रेनोवेट भी किया था, लेकिन अभी इसमें किसी कारणवश आग लग गई है और पूरा मंदिर जलकर उसमें ये नष्ट हो गया। तो इसको भी आप याद रखिएगा, महारानी टेम्पल जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। इसके अलावा सीता अम्मन टेम्पल, ये श्रीलंका में स्थित है। यहां पर अभी एक कुंभ अभिषेकम उत्सव, ठीक है, कुंभ अभिषेकम उत्सव यहां पर मनाया गया था। उसमें जो भारत का तिरुपति बालाजी का मंदिर है, जहां के लड्डू बहुत फेमस हैं, वो वहां पर प्रसाद के रूप में भेजे गए थे। इसके अलावा अयोध्या की सरयू नदी का जल भी यहां पर अभिषेक के लिए लेकर गया था। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हमारे लिए है। इसके अलावा हिंगलाज माता मंदिर, ये पाकिस्तान में उपस्थित एक हिंदू मंदिर है, ये भी अभी न्यूज में था। इसके अलावा भारत का पहला ओम आकार या ओम शेप्ड का टेम्पल जादन, जो कि राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां पर अभी इसको इनॉग्रेट
किया गया है। तो ये कुछ मंदिर अभी चर्चा में बने हुए थे। हाल ही में किस संगठन ने अनटैप्ड कलेक्टिव इंटेलिजेंस फॉर क्लाइमेट एक्शन ये रिपोर्ट जारी की है? तो ये रिपोर्ट यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी की गई है। इसमें देखिए कलेक्टिव इंटेलिजेंस यानी सामूहिक रूप से जो इंटेलिजेंस है उसका उपयोग आप कैसे जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों से लड़ने में कर सकते हैं उसको ये दर्शाता है। ठीक है, अगर बात करें थोड़ा सा यूएनडीपी के बारे में, यूएनडीपी की स्थापना 1965 में की गई है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। इसके द्वारा सबसे जो चर्चित रिपोर्ट है उसका नाम बता देता हूं, वो है आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, एचडीआर इसको बोला जाता है। और इसी के तहत आपका क्या जारी किया जाता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको आप हिंदी में मानव विकास सूचकांक बोलते हो। अगर बात करें इस बार के मानव विकास सूचकांक की जो जारी किया गया था, इसमें भारत की कौन सी रैंक है? तो 193 नेशंस में इंडिया की इस बार 134 रैंक है। इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है। 193 टोटल देश शामिल थे। बात करें इसमें रैंक 1 किसकी है, तो रैंक 1 इसमें है स्विट्जरलैंड की। तो ये इंपॉर्टेंट एक रिपोर्ट ये जारी करता है। इसके अलावा कुछ और रिपोर्ट्स अभी लगातार न्यूज में है, उसका रिवीजन फटाफट कर लेते हैं। पहला, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड ओशियन रिपोर्ट यानी विश्व के महासागरों की स्थिति रिपोर्ट। देखिए यूनेस्को का एक विंग है इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन, वो इसको जारी करता है। और 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। उसी दिन ये ज्यादातर जारी या उसके आसपास ये जारी की जाती है। इस बार जो विश्व महासागर दिवस मनाया गया था उसकी थीम क्या रही? अवेकन न्यू डेप्थ्स यानी नई गहराइयों को जागृत करें। इसके अलावा चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2024 अभी जारी की गई, यानी बाल पोषण रिपोर्ट, ये यूनिसेफ के द्वारा जारी की जाती है। शेयर्ड वाटर फॉर प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट ये वर्ल्ड बैंक ने जारी की है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट ये वर्ल्ड बैंक ने जारी की है। देखिए ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स वर्ल्ड बैंक जारी करता है। अगर ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक आपसे पूछे, ये आईएमएफ के द्वारा जारी की जाती है। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर यानी जो वैश्विक लेवल पर मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर की स्थिति है उसकी जानकारी हमें ये देता है, ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की जाती है। एफएओ का कभी कभी हेडक्वार्टर पूछ लेता है, इसका हेडक्वार्टर इटली की राजधानी रोम में स्थित है। तो ये कुछ अभी रिपोर्ट्स हाल ही में चर्चा में बनी हुई थी। हाल ही में घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? देखिए भारत का घुड़सवारी में बहुत ज्यादा प्रतिनिधित्व नहीं है ग्लोबल लेवल पर, लेकिन इन्होंने पहली बार 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जीता है और इनका नाम है श्रुति वोरा जी। एक घोड़े से संबंधित और इंपॉर्टेंट ब्रीड अभी चर्चा में है कजाकिस्तान में, वो न्यूज में रही है, वो भी अभी आगे देखें। इसके अलावा देखिए ये स्पोर्ट्स है, कुछ और स्पोर्ट्स अभी जो चर्चा में रहे, सबसे इंपॉर्टेंट है कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स। अभी फॉर्मूला 1 की रेस हुई है जिसको लगातार तीसरी बार मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। ठीक है, इसके अलावा अभी फ्रेंच ओपन आपका कंप्लीट हुआ है, फ्रेंच ओपन 2024। ये मेल और फीमेल कैटेगरी देख लेते हैं, यानी मेंस और मिक्स में वुमेन में किसने जीता? कार्लोस अल्काराज ने जीता है मेंस कैटेगरी में, और वुमेन में जीता है ईगा स्वियाटेक ने। ठीक है, ये आपके स्पेन के प्लेयर हैं और ईगा स्वियाटेक जी पोलैंड की खिलाड़ी हैं। तो ये अभी कुछ न्यूज इवेंट्स हमारे चर्चा में थे जो स्पोर्ट्स की कैटेगरी से संबंधित है। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किस चिकित्सा संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए तीसरे भारतीय संस्थान के रूप में नामित किया है? तो डब्ल्यूएचओ ने जो नेशनल इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल हेरिटेज हैदराबाद में स्थित है, इसको भी चुना है। देखिए इसकी लोकेशन भी याद रखिए, हो सकता है आपसे सीधे लोकेशन ही पूछ ले। थोड़ा सा देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान हैदराबाद को 3 जून 2024 से 4 साल के लिए पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए डब्ल्यूएचओ सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है और यह 1956 में स्थापित किया गया था। देखिए इसके अलावा एक और अभी डब्ल्यूएचओ से संबंधित न्यूज है और वो इंडिया के रेस्पेक्ट में भी इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूएचओ द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए यानी मेडिकल के क्षेत्र में नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया जाता है। तो भारत के बेंगलुरु स्थित एक संस्थान निमहंस, ठीक है, निमहंस बेंगलुरु में है, इसको इन्होंने स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया है।
ये क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, यानी ब्रेन से संबंधित काफी इंपॉर्टेंट ये इंस्टीट्यूट है कर्नाटक के बेंगलोर में। इसको ये अवार्ड अभी दिया गया है। तो ये अभी लगातार न्यूज में था। डब्ल्यूएचओ की बात करें तो डब्ल्यूएचओ आप सबको पता ही है, डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई है और 7 अप्रैल को ही हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे। इसी की याद में हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। हाल ही में जंगल की आग के कारण खबरों में रहा पेंटानल वेटलैंड किस महाद्वीप में स्थित है? तो देखिए, पेंटानल वेटलैंड या पेंटानल आर्द्र भूमि दुनिया का लार्जेस्ट वेटलैंड है, यानी सबसे बड़ा वेटलैंड है और 3 देशों में ये फैला हुआ है। इतना बड़ा ये वेटलैंड है। बात करें अगर कहां पर स्थित है तो ये साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। स्पेशली अगर बात करें तो इसका मोस्ट ज्यादातर एरिया पड़ता है ब्राजील में। इसके अलावा ये परुग्वे और थोड़ा हिस्सा इसका बोलीविया में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये 3 देशों में इंपॉर्टेंट रूप से फैला हुआ है और जंगल में लगी आग के कारण ये चर्चा में है। नीचे मैंने इसका देखिए मैप भी लगाया, वहां पर आप इसको देखकर समझ सकते हैं। यह अधिकांशतः ब्राजील में स्थित है, लेकिन यह बोलीविया और परुग्वे के कुछ भागों तक फैला हुआ है। ये इसकी देखिए लोकेशन है पूरा। इतना बड़ा ये वेटलैंड है, दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड है। बात करें अगर आप वेटलैंड्स की, तो वेटलैंड से संबंधित एक काफी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है जिसको बोला जाता है रामसार कन्वेंशन। रामसार कन्वेंशन 1971 में ईरान का एक शहर है रामसार, वहां पर साइन किया गया था। इसके तहत जो वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होते हैं, यानी जो अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां होती हैं, हर कंट्री उनको इसमें शामिल करता है। अगर बात करें ग्लोबल लेवल पर तो पहली रैंक है यूनाइटेड किंगडम की। यूनाइटेड किंगडम से 175 साइट्स रामसार कन्वेंशन में है। सेकंड रैंक है मैक्सिको की, जहां से 142 साइट रामसार कन्वेंशन के अंतर्गत आती हैं। तीसरे नंबर पर 2 कंट्री हैं, चाइना जिसकी 82 साइट्स हैं और इंडिया की भी 82 साइट्स हैं। अभी इंडिया ने 2 नई लेटेस्ट साइट इसमें ऐड की हैं, दोनों के नाम बता देता हूं। 2 साइट है आपकी बिहार में, नागी अभ्यारण्य यानी नागी सेंचुरी और नकटी अभ्यारण्य, नकटी सेंचुरी। ये 2 साइट्स अभी जारी की गई हैं। इसके साथ भारत में वेटलैंड्स की संख्या, रामसार साइट्स की संख्या 82 हो गई है। सबसे ज्यादा वेटलैंड्स भारत में कौन से राज्य में है? 16 वेटलैंड्स तमिलनाडु में है। सेकंड रैंक है उत्तर प्रदेश की, जिसके 10 वेटलैंड्स इस कन्वेंशन में शामिल हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए विश्व वेटलैंड दिवस की या वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को यह मनाया जाता है, या 2 फरवरी को यह मनाया जाएगा। इस साल का मनाया जा चुका है, अब नेक्स्ट ईयर आएगा। बात करें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो जैसे आपकी UNFCCC की COP होती है, इसी की भी COP होती है, यानी पार्टीज की मीटिंग होती है। तो COP15 ये जो 15वां मीटिंग है, ये जिम्बाब्वे, ठीक है, यहां पर आयोजित किया गया। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो यही कुछ रामसार से संबंधित फैक्ट्स हो गए। आगे चलते हैं। हाल ही में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, अभी मुंबई में मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चल रहा है। उसी इवेंट में हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार ये एक वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर है सुब्बैया नल्ला मुथुजी, इनको ये अवार्ड इस बार दिया गया है। और इनकी देखिए एक बहुत फेमस सीरीज है, उसके लिए इनको ये इंपॉर्टेंट रूप से दिया गया है। नाम है लिविंग ऑन द एज। इन्होंने काफी लंबे समय तक इसका निर्माण किया है, उसी के रेस्पेक्ट में इनको ये दिया गया है। हाल ही में खबरों में आए रेस वर्ल्ड की घोड़ों को किस देश के मैदानों में फिर से लाया गया है? तो देखिए, कजाकिस्तान के मैदान में इन घोड़ों को फिर से लाया गया है। ये एक वाइल्ड हॉर्स या जंगली घोड़ों की प्रजाति होती है और इसको दोबारा से कजाकिस्तान में री इंट्रोड्यूस अभी किया गया है। और स्पेशली देखिए, ये जो प्रजाति है ये मंगोलिया की प्रजाति है। तो हमसे सीधे पूछ सकता है कि हाल ही में जो प्रेवल्स्की घोड़े थे, इनको कौन से देश में री इंट्रोड्यूस किया गया है? तो कजाकिस्तान में इसको री इंट्रोड्यूस किया गया है। नीचे आप इसको देख सकते हैं, कुछ इस तरीके के घोड़े ये दिखते हैं। बात करें अगर भारत में भी एक प्रजाति के री इंट्रोडक्शन यानी पुनर्वास को लेकर भारत चर्चा में रहता है, वो है चीता। ठीक है, चीता के देखिए अभी तक हम इसको कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में री इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। पहली खेप नामीबिया से आई थी 8 चीतों की, फिर दूसरी आई थी आपकी साउथ अफ्रीका से। अभी फिर से हम कीनिया से कुछ चीते इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं। कीनिया ने अभी भारत में एक वन्यजीव अभ्यारण्य को इसके लिए विजिट किया है, उसका नाम है गांधी सागर।
गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है और इसको सुटेबल माना गया है अगले चीता के रीइंट्रोडक्शन के लिए, तो ये इसलिए चर्चा में बना हुआ। तो यही हमारे आज के करंट अफेयर्स थे जो अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित थे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल लगा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।